हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मैथ में खासकर ज्योमेट्री के में कई ऐसी कुछ बातें कही थी जो कि ऐसी बातें थी, जनरल बातें थी, ठीक है, जनरल्स बातें थी जो कि अपने आप में रियल थी, फैक्ट थी या अपने आप में वो प्रूफ थी। उसके लिए फिर से उन सब चीज़ों को जो है दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत थी। उनका जनरल एक ऑब्जर्वेशन था नेचुरल फिनोमेना का। उनका ज्योमेट्री के फील्ड में, मैथ के फील्ड में उन्होंने जो कुछ काम कर रहे थे, प्रैक्टिकली जो उनका एक्सपीरियंस था, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ बातें कही थी। और वो बातें उन्होंने ये भी कहा था, ये बातें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बातें अपने आप में ट्रू हैं। तो जो बातें प्रूफ नहीं की जा सकती, अपने आप में ट्रू होती, उन्हीं को एक्सियम बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं। और पोस्टुलेट क्या है, उन्हीं एक्सियम का सहारा लेके कुछ नए फैक्ट्स को उन्हीं की सहायता से कुछ नई बातें और बोल देना पोस्टुलेट कहलाता है। तो एक्सियम है, पोस्टुलेट अपने आप पे सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं, वही चीजें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि एक उन्होंने ये जो है यूक्लिड ने जो है कुछ पांच तरह की बातें कही थी। उन्हीं बातों को जो है उनका जो पांचवी बातें थी, फिर जो पांचवी बातें थी उन्हीं की बात को फिर से दूसरी तरह से समझाने की कोशिश की गई है, वो हम देखेंगे। तो बस यही कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में आप जान के अपने दिमाग में रखिए क्योंकि उनका ज्योमेट्री में बार बार यूज होता है। ज्योमेट्री को डिफाइन किया गया, जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्रिन होता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री मतलब अर्थ का मेजरमेंट, सिंपली बात है, ग्रीक वर्ड है। और ज्योमेट्री अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। तो जब ये ज्योमेट्री को ये कहा गया कि ज्योमेट्री की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन कहाँ से हुई कि जब हमको किसी चीज को मेजर करने की, नाप करने की, खासकर जमीन की नाप करने की जब हमको जरूरत पड़ी, उस नाप के डिफरेंट शेप को, साइज को ध्यान में रखते हुए और डिफरेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ज्योमेट्री की खोज हुई थी। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एवरी एशियन सिविलाइजेशन। कहा इस ब्रांच को, ज्योमेट्री की का स्टडी जो है काफी पुराने समय से, जैसे इजिप्ट में हो, मिस्र का सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन की सिविलाइजेशन, ईरान इराक के पास हो, चाइना की सिविलाइजेशन, इंडिया की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, इंका की सिविलाइजेशन। इंका सिविलाइजेशन का है साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन में इंका का रोल आता है। ग्रीक सिविलाइजेशन मेनली यूरोप की सिविलाइजेशन को माना जाता है। ग्रीक के बाद आपका लैटिन आता है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्री। इंडिया की सिविलाइजेशन इंडोस घाटी सिविलाइजेशन, चाइना की जो हांगहो सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया के नाम से ही है। इजिप्ट की, मिस्र, मेसोपोटामिया की, मिस्र की सिविलाइजेशन, इसकी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। तीन सारे सिविलाइजेशन, एशियन ओल्ड सिविलाइजेशन, लगभग 3000 से 5000 पुरानी जो हमारी सभ्यताएं, ये सब अलग अलग विश्व के अलग अलग पार्टों में जो डेवलप्ड हुई हैं, उनमें जो है ज्योमेट्री का यूज हुआ है। और वो ज्योमेट्री जो है, उस ज्योमेट्री का, जैसे यहाँ पे इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए, इसमें भी कई बनाए गए, यहाँ पर भी काफी बड़े बड़े काम हुए हैं। वो सब हिस्ट्री और आर्किटेक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। बस ये जान लीजिए कि ज्योमेट्री का यूज जो है एशियन सिविलाइजेशन में हुआ था। द पीपुल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ज्योमेट्री इन वेरियस वे। तो उन्होंने जब इस तरह का किसी को घर बनाना है, महल बनाने थे, किले बनाने थे, उस समय जब बनाना होता था तो उनको काफी बड़े बड़े मेजरमेंट करने पड़ते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी। तो उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री की खोज की गई थी। सो सरफेस क्या होता है, कोई भी एक शेप है, ठीक है, कोई एक शेप है, तो उसका जो ये पृष्ठ होता है, ये जो होता है वो सरफेस, जैसे इसमें ये क्या है, उसका सरफेस है। द बाउंड्री ऑफ सॉलिड हैविंग शेप, साइज, पोजीशन एंड विच इज मोबेल ऑन सरफेस आर कॉल्ड सरफेस। दे यूजली हैव नो थिकनेस। बस हाथ से जो आपको कोई दीवार हाथ से जो टच करते हैं वो सरफेस होती है। एंड सेपरेट वन पार्ट ऑफ सरफेस टू अनदर पार्ट। जैसे यही है क्यूब में एक सरफेस, इसमें 6 सरफेस है। द बाउंड्री ऑफ दी सरफेस कर्व्ड स्ट्रेट। अब कर्व किसमें हो, गोला,
कोई गोली चीज है तो उसका सरफेस कर्व होगा, और इस केस में इसका स्ट्रेट होगा। तो बाउंड्री इसकी क्या होगी, ये बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है क्या, स्ट्रेट है। द लाइन इंड पॉइंट, तो कोई इनकी जो लाइनें हैं किसी पॉइंट पे इंड होती हैं, ये सारी चीजें हैं। इट इज मेजरेबल एक्सटेंट ऑफ एनीथिंग लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ, हाइट। तो इनको डायमेंशन क्या होता है, ऐसी चीजें जिनको नापा जा सकता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ए सॉलिड हैव 3 डायमेंशन, ए सरफेस हैज 2, ए लाइन हैज 1, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। तो यहाँ पे कई वर्ड की 3 डायमेंशन में क्या है, सॉलिड 3 डायमेंशन में उसके पास 3 होते हैं, इस वाला जैसे 3 डायमेंशन इसमें 3, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है। सरफेस के पास 2 होता है क्योंकि ये सरफेस है, उसके पास 2 होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। लाइन सिर्फ एक, उसके पास 1 होता है। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ ये बात कर दी गई कि आपके पास 3 डायमेंशन चीजें हैं, तो उनमें 3 लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, इसमें 2 है, सरफेस है, इसमें 1 है, तो इनको नापा जा सकता है। अब यूक्लिड डिफिनीशन करते हैं। यूक्लिड कुछ चीजों को समझाते हैं, उसका मतलब बताते हैं। यूक्लिड जो थे कुछ चीजों का मतलब है ये बताते हैं कि इसका मतलब क्या हो। जैसे ए पॉइंट, उन्होंने पॉइंट के बारे में बताया, पॉइंट इज वन विच हैज नो पार्ट। तो जैसे हमने कहा पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं, तो यूक्लिड ने कहा था पॉइंट उसके पास कोई पार्ट नहीं होता, ना लेंथ होता, ना ब्रेथ होता, ना हाइट होता। ए लाइन इज ब्रेथ लेस देन लेंथ। तो उन्होंने लाइन के बारे में कहा इज ब्रेथलेस, उसके पास चौड़ाई नहीं होती, ठीक है। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब उसके पास लंबाई होती। अब देखिए हमने कहा लाइन क्या, लाइन है ओनली 1 डायमेंशन। हमने दूसरे वर्डों में कहा ना, तो यहां लाइन को डिफाइन किया गया है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। तो लाइन एक ऐसी चीज है जिसके पास कोई ब्रेथ नहीं होता, बस। तो हम लोग देखिए इसके पहले भी पॉइंट और लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में किया था। तो यूक्लिड जो है उसी चीज को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, तो जैसे हम लोगों ने इसके भी पहले के जो प्लेन्स हैं या लाइन जो है किसी एक जो है, अगर अंत कहीं होता है तो किसी पॉइंट पे अंत होता है, ठीक है। ये लाइन है, इसका अंत जो है किसी एक पॉइंट पे होगा, यही उन्होंने कहा। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवनली ऑन द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है क्या होता है, पॉइंटों के ऊपर होती है। जैसे ये पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन इन्हीं के ऊपर, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक लाइन जो है पॉइंटों से मिलके बनी होती है। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए वहां इन्होंने सरफेस को दूसरी तरह से डिफाइन किया है कि इनके पास लेंथ एंड ब्रेथ होता है, नहीं उसी तरह से जैसे पहले भी। इंड ऑफ सरफेस ए लाइन, इन्होंने भी कहा कि कोई सरफेस है उसका जो है किनारा है, एक लाइन होती है, ठीक है। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने कहा कोई प्लेन सरफेस है वो एक लाइन से जो है उससे इवनली, मतलब उससे मिली हुई रहती। बस ये कुछ बातें उन्होंने कही है बस। और ये अब इनको प्रूफ, जो बातें कही उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, बस हमको ऑब्जर्वेशन से वो चीज समझ लिया जाता है। ये इन्हीं बातों को कुछ उन्होंने इन्हीं सब कुछ फंडामेंटल चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये हमेशा ट्रू रहेगा, जिसको उन्होंने एक्सियम नाम दिया, यूक्लिड्स एक्सियम। इन मैथमेटिक्स और लॉजिक एन एक्सियम इज एन अनप्रूवेबल रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सेप्टेड एज ट्रू बिकॉज इट इज सेल्फ एविडेंस और पार्टिकुलर। मतलब ये अपने आप में खुद से प्रूफ होता है, इसको फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कुछ एक्सियम कहा, थिंग्स विच आर इक्वल टू, कोई चीज इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। तो कहने का मतलब कोई दो चीजें, जैसे एक लाइन है ए बी, तो ए बी हमेशा ए बी के बराबर ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ए बी इक्वल टू सी डी है तो इसका मतलब सी डी भी जो है, इसका मतलब सी डी भी सी डी के बराबर होगा, बस ये उन्होंने कहा।
इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो चीज है, ए बी प्लस बी सी दो चीज है इस लाइन में, ए बी सी है। तो इन्होंने कहा अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी प्लस बी सी है तो ये इक्वल टू ए सी होगा। बस उन्होंने यही कहा, होल आर इक्वल। इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। वही कहने का मतलब अगर इसी में से अगर ए बी बी सी इक्वल टू ए सी में से माइनस बी सी घटा दिया जाए दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी और ए बी ही बचेगा। ये इन्होंने कहा। थिंग्स विच कोइंसिड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। यही कहने का मतलब कोई ए है, अगर इसी के ऊपर जो है कोई सी डी लाइन है और ये लाइन इसी के ऊपर अगर हो जाए सी और डी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, सीधी सी बात। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। सिंपल, ये भी बताने वाली चीज नहीं है। जैसे वही लाइन ले लीजिए, ए बी और यहां पे कोई पॉइंट्स हैं, क्या है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ये तो होगा ही। होल इज ग्रेटर देन इसके पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स इक्वल टू वन अदर। तो किसी चीज का आप दुगना कर देंगे, जैसे ए बी, फिर से आप यहां पे कर दीजिए ए बी, तो ये आप ए बी और क्या है, ये वाली पूरी लाइन, ए लाइन जो है इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि अगर आप ए बी इक्वल टू ए बी है तो इसको 2ab इक्वल टू 2ab होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह ए बी इक्वल टू ए बी है तो फिर क्या है, इसका मतलब ए बी अपॉन ए इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक है, हाफ ऑफ सेम थिंग्स, यही है। अब यूक्लिड की जो बातें थी, पोस्टुलेट थी, उन्हीं एक्सियम का सहारा लेके कुछ अल्टरनेटली कुछ और बताया गया। जो उन्होंने डिफिनीशन दिया और जो उन्होंने कुछ ऐसे बातें कही, उन बातों को लेके पोस्टुलेट किया, कुछ और कंसेप्ट जनरेट हुए। पोस्टुलेट हुआ, उन दोनों का सहारा लेके कुछ नया कंसेप्ट जनरेट हुआ और उन्हीं कंसेप्टों को जो है यूक्लिड के पोस्टुलेट कहते हैं। टू सजेस्ट आर एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज बेसिस ऑफ फॉर ए थ्योरी। कोई चीज कहने के लिए ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वही बात कहा कि अब एक स्ट्रेट लाइन, उन्होंने क्या है, स्ट्रेट लाइन जो है एक पॉइंट में खत्म होते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट में खत्म होता है, ये कहा था। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से शुरू होती, दूसरी पॉइंट को जाती है। वही बात तो वही हुई कि एक पॉइंट से शुरू होगी, दूसरी पॉइंट को जाएगी, या एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म होगी, या यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगी, यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगी। ठीक है, वही बात उन्होंने कहा। इसी को उन्होंने थोड़ा सा और थोड़ा विस्तृत से, पोस्टुलेट मतलब उन्हीं का जो कंसेप्ट था उसी को और विस्तृत से बताने की कोशिश की गई बस। और इन्हीं के कंसेप्ट यूज करके बाद में कोई थ्योरी दे दी जाती है, कोई और नए रूल बना दिए जाते हैं, थ्योरम बना दिए जाते हैं। तो ज्योमेट्री के लिए बेसिक ये चीजें, ज्योमेट्री शुरू करने से पहले जो एक बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जो जनरल चीजें हैं, उसको यूक्लिड ने बताया। फिर बाद में फिर धीरे धीरे जो है ज्योमेट्री की बहुत खोज हुई, ठीक है, और हुए।
दिस पास्टुलेट क्या है? दिस पास्टुलेट टेल अस दैट एट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। उन्होंने कहा एक स्ट्रेट लाइन कम से कम 2 पॉइंटों से तो जाएगी, मतलब बिना 2 पॉइंट के एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती, ये कहने का मतलब। वो चाहे पॉइंट कितने ही क्लोज हो, ऐसे इतने क्लोज हो, लाइक दैट, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन सच लाइन। उन्होंने बट ये नहीं कहा कि इनसे जो है एक से ज्यादा लाइन नहीं जा सकती, जा सकती है एक पॉइंट से। अब जैसे ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट से तो बहुत लाइनें जा सकती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती, लेकिन 2 पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती, ठीक है। हाँ, वो लाइन जैसे ए बी लाइन है, फिर इस दूसरी लाइन इससे बड़ी जाएगी, इससे छोटी जाएगी, ये कहने का मतलब। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन। 2 पॉइंट अगर दिया है तो इसी के बेसिस पे ये आया है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट अगर दिया गया है तो देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिंग थ्रू देम। तीन दोनों के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, ठीक है, एक लाइन जाएगी। ए बी 2 पॉइंट है, उससे एक लाइन जाएगी, ठीक है। हाउ मेनी लाइन पासिंग थ्रू पी? पी से जो है एक पॉइंट से तो सैकड़ों जा सकती है, सिर्फ पी से, लेकिन पी और क्यू से सिर्फ एक ही लाइन जा रही है। यहां पे आप डायग्राम में देख लीजिए, पी और क्यू से सिर्फ एक ही लाइन जा रही है, बाकी लाइनों की दिशा अलग अलग है। ओनली वन दैट इज लाइन पी क्यू। हाउ मेनी लाइन पासिंग थ्रू क्यू? आल्सो पासिंग थ्रू पी, ओनली वन। तो दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, बस इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आप जान के रखिए। दूसरी बात क्या कर रहा है? ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनेटिंग। पर टर्मिनेटिंग लाइन मतलब ये लाइन यहां पर और यहां पर अगर खत्म हो जाए तो इनको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड आइदर साइड ऑफ फ्रॉम। तीसरा क्या कर? ए सर्किल कैन बी ड्रा विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब सर्किल, अगर सिर्फ सर्किल की बात की, ऐसे भी बना सकते हैं, इस सेंटर से बहुत, एक सेंटर से कई सर्किलें बना सकते हैं, बस उसका रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अदर। ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, चाहे जितनी भी राइट एंगल बनाए, चाहे इसका नाम ए बी सी रख दीजिए, चाहे इसका नाम पी क्यू आर रख दीजिए, सभी की वैल्यू 90 ही होगी। अब इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये सब पॉस्टुलेट कहलाए, क्योंकि पॉस्टुलेट और एक्सियम लगभग सेम ही चीज है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू, अब उन्होंने यूक्लिड ने कुछ बातें कही थी, बाद में उनकी बातों का सहारा लेके कुछ और बातें कह दी गई, तो वो पॉस्टुलेट हो गए। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, then the 2 straight line if produced infinitely meet on that side on which sum of angle is less than 2 right angle। ये क्या है? फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर कोई ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, 2 स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, इसी तरह कोई दूसरा लाइन जो है सी डी है, तो कह रहा है कि अगर इन दोनों के ऊपर कोई एक एंगल ऐसे जाए, ठीक है, अगर इन दोनों के ऊपर कोई और एक लाइन जाती है, तो इनके बाद ये अपने अंदर कुछ एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ एंगल बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लेस देन 180 होता है, तो क्या कहेंगे? ए बी को अगर आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए और सी डी को आगे बढ़ाया जाए, तो ये जाके कहीं में कहीं पक्का मिल जाएंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू 180 से कम है तो 100% ये आगे जाके आपस में मिलेंगे, यही कहा है। और देख भी ले रहे हैं, हमने मिला भी दिया। अगर इसी में इसको और आगे बढ़ाया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए और इसको भी आगे बढ़ाया जाए, तो ये जाके कहीं भी मिल जाएंगे, ये कहा गया। अब इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल पी क्यू इन फिगर फॉल ऑन लाइन, पी क्यू जो है फॉल, पी क्यू, ये पी क्यू लाइन जो है
ये पी क्यू वाली ये लाइन जो है ए बी और सी डी पे आती है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये वाली एंगल 1 और 2 इज लेस देन, इन दोनों को जोड़ने से 180 से कम आता है। ठीक है, तो देयरफॉर लाइन ए बी अगर बढ़ाए जाएंगे तो कहीं पर जाके मिल जाएंगे। इधर मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे, इधर ये कभी नहीं मिलेंगे, ये बहुत दूर इनका फैलाव बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर ये जाके मिलेंगे। इसके बाद कुछ कंसिस्टेंट है। ए सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एक्सियम का एक सिस्टम जो है उसी को कंसिस्टेंट कहते हैं। तो उसी के बेसिस पे यूक्लिड थ्योरम, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। कह रहे हैं कि दो लाइनें जो हैं, दो लाइन कभी एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती, एक से ज्यादा, क्योंकि इसके बाद आगे जाएंगी, ये भी आगे जाएंगी, बहुत दूरियां होती जाएंगी। ठीक है, ये बात था। और ये जो पिछले वाला थ्योरम है उसी से लिया गया। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1.2। सपोज दैट वी हैव टू लाइन x and y and we need to prove that they have only one common point. We shall assume that line x y intersect at two distinct point a and b. ठीक है, तो हम assume कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये x है और y है, ये तो एक जगह है। सपोज करिए वो दो जगह है, O और कोई O पे एंड O डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Hence we have two line passing through two distinct point. अगर इसका क्या, we assume that लाइन x and y दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। Hence अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, so we have two line passing through two distinct point. क्योंकि अगर दो जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो वो जैसे x और y कहां से, एक पॉइंट से नहीं, दो पॉइंटों पे अगर पास होंगी। Thus our assumption that two line can pass through two distinctions is wrong. हमने कहा दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती। Hence two distinct line cannot have more than one point. तो इसीलिए कह दिया कि दो डिस्टिंक्ट लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं। हमने पहले कहा था कि एक लाइन दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ठीक है, अभी हमने कह दिया कि दो पॉइंट से दो लाइन जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो लाइन का मतलब इंटरसेक्ट ना, यहां पे ये लाइन जो है ए पे और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है। ठीक है, दूसरी लाइन, तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों लाइन अलग अलग है। ठीक है, तो सी और डी और ए और बी सिर्फ एक ही से जा सकती है, ये कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब टू डिस्टिंक्ट लाइन, तो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट कॉमन। तो दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट कॉमन होता है बस। एग्जाम्पल यहां, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू a/2। सिंपल सी बात है, इसको प्रूव करना है। तो यूक्लिड का पोस्टुलेट क्या कहता है, वी हैव ड्रा टू तो यहां पे इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू क्या है आपके पास, सॉरी ए बी इक्वल टू आपके पास क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। अब आपको पता है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको ए सी को दो बार लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू 2 टाइम ए सी हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है।
तो आपका ए सी इक्वल टू क्या हो सकता है 1/2 ए बी, ये प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड का तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि हम कोई भी सर्किल एक से ज्यादा सर्किल जो है कोई भी रेडियस और कोई भी लेंथ लेके बना सकते हैं। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। तो एक सर्किल पोस्टुलेट नंबर 3, तो यहां पे एक सर्किल जो है कोई रेडियस और कोई पॉइंट से ड्रा किया जा सकता है, ये देखने। तो हम सबसे पहले कह रहेंगे एक पॉइंट लेते हैं, एक लाइन लेते हैं ए बी, फिर इस ए बी से एक जो है सर्किल ड्रा करते हैं। इसको जो है सेंटर लेते हैं, ए को सेंटर, ठीक है। ए को सेंटर लेके एक ऐसे जो है सर्किल ड्रा करते हैं। फिर बी को सेंटर लेते हैं, फिर अनदर सर्किल ड्रा करते हैं यहां से, इसको सेंटर लेके। फिर ये दोनों जो है कहीं पे कट करती हैं सी पॉइंट पे, यहां पे इस डायग्राम में। लेट सी विद पॉइंट, दोनों सर्किल यहां पे मिलती। नाउ ड्रा ए सी, इसलिए ए सी को और आपका सी बी को, इससे एक ट्रायंगल बन जाता है। अब यहां पे जो हमारे रेडियस था ए सी और ए बी, और यहां पे जो हमारा रेडियस बी सी था, ए बी था, तो तीनों इक्वल हुए और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। फिफ्थ पोस्टुलेट के हिसाब से एक यह है कि फॉर एवरी लाइन यल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन ऑन यल। तो कहने का मतलब कोई एक लाइन है यल है और कोई पॉइंट पी है जो कि यल पे नहीं, देयर एग्जिस्ट है यूनिक लाइन यम पासिंग थ्रू पी। तो इस पी से सिर्फ एक ऐसी लाइन जाएगी यम यम तो ये जो है यल, एक ऐसी लाइन जाएगी यम से पी से, वह जो है यल से पैरेलल होगी। कहने का मतलब यहां ये समझिए कि थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट होते हैं। ये यल है, एक लाइन गिवन है, और ये पॉइंट पी भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो इससे कह रहे हैं कि कई पॉइंट, इससे कई लाइनें जा सकती हैं। एक लाइन ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, तमाम तरह के लाइनें जा सकती हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसी लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। एक, ठीक है, इसमें कई लाइन है, जैसे ये यल है, यल, यम, यन, ओ, तमाम लाइनें हैं। इसमें से सिर्फ एक ही लाइन जो होगी वो यल के पैरेलल होगी, ठीक है। यहां यम इज पैरेलल टू यल, एक ही लाइन होगी। अब ये वाली अगर इसको L1 नाम दे दें, इसको L2 नाम दे दें, तो L1 कभी भी नॉट पैरेलल टू, ठीक है, नॉट पैरेलल टू यल होगा। इसी तरह L2 नॉट पैरेलल टू यल होगा। तो तमाम ये चीजें हैं कि कई ऐसी चीजें हैं। तो ये बस यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कर रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन जो है पैरेलल, जिसमें यम, सिर्फ यम पैरेलल होगी, ये वाली नहीं पैरेलल होगी, दिख भी रहा है। इन अदर वर्ड, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। तो कोई दो लाइन अगर आपस में कट कर रही हैं तो किसी एक लाइन की वो पैरेलल नहीं होती। ये सब जनरल चीजें हैं। Consider the following statement: there exists a pair of lines that are everywhere equidistant from one another.
इज दिस स्टेटमेंट डायरेक्ट कंसिक्वेंट ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट? तो कहने का मतलब ये है, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यल और यम है, दैट आर एवरीवेयर। इनका कहने का मतलब यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, हर जगह ये लोग इक्वी डिस्टेंस पे, इनकी डिस्टेंस जो है ए बी सी डी ई एफ, तो हमेशा ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई अपना ई एफ होगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीचों में दूरियां हमेशा बराबर होती हैं, बस यही चीज है। यहां पे कंसीडर लाइन एन, टेक ए पॉइंट पी एनीवेयर बट नॉट ऑन लाइन एन। नाउ एज पर फिफ्थ postulate there will be a unique line L passing through M, ठीक है। The distance of any point on line M is length of perpendicular distance, हाँ इनके बीच में जो है लेंथ ऑफ perpendicular distance होगा। The distance of each point on line L will be same, हाँ इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। Hence there exists a pair of straight line equidistance, तो वही बात है। तो इस तरह ये खत्म हो गया, 4-5 बातें हैं, बस इसको ध्यान में रखना है बस। तो दो इक्वली डिफाइन अ पॉइंट, ए लाइन एंड प्लेन, द डिफिनीशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैथमेटिक्स, देयरफॉर दीज टर्म आर नाउ टेकन एज अनडिफाइंड। तो ये टर्मों को अनडिफाइन किया क्योंकि इनको प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है। जो उन्होंने कहा पॉइंट के लिए प्रूफ किया, लाइन और प्लेन के लिए जो कहा। एक्सियम आर पोस्टुलेट आर द अजम्पशन व्हिच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट ट्रू। तो एक्सियम और पोस्टुलेट जो है प्रूफ नहीं किया जा सकता। थ्योरम आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड, जो थ्योरम होते हैं उनको प्रूफ किया जाता है यूजिंग डिफिनीशन, एक्सियम, प्रीवियसली प्रूफ एक्सपेरिमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? एक्सियम पोस्टुलेट को प्रूफ नहीं किया जा सकता, थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको डिफिनीशन की जरूरत पड़ती है, एक्सियम की जरूरत पड़ती है, और पहले से प्रूफ कोई स्टेटमेंट है या कोई कंक्लूजन है। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब दिमाग से लगा के कोई बात कही गई, उन सब का सहारा लेके थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। तो आगे के चैप्टरों में हम लोग ज्यादातर, हमारा कंसंट्रेशन थ्योरम है, हमारे आगे के चैप्टरों में ज्यादातर थ्योरम आने वाले हैं ज्योमेट्री के, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बताया गया कि थोड़ी सी कुछ बातें आप जान रखिए बस। इन दिस वे सम, अब यूक्लिड के सम जो आपका एक्सियम थे वही चीजें हैं, उसी को यहां रिपीट किया गया है। सारी जब बातें उन्होंने कही गई थी वही सारी बातें हैं। पोस्टुलेट जो है, इनके सारे पोस्टुलेट फिर से बताए गए हैं समरी में। तो पांचवें पोस्टुलेट पे दो बातें और कही गई, फॉर एवरी लाइन यल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू। कोई एक लाइन है, उसके पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो एक पॉइंट से जाती है, ये कहने का मतलब। तो ऑल अटेम्प्ट टू प्रूव यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट यूजिंग फोर पोस्टुलेट फेल। तो उन्होंने चौथा, इस पांचवें पोस्टुलेट को प्रूफ करने के लिए बाकी 4 का सहारा लिया गया, लेकिन वो प्रूफ हो नहीं सका। लेकिन इनको प्रूफ करने के चक्कर में बहुत कई नए नए ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट और थ्योरी आ गई, ठीक। ये खूबी है यूक्लिड के पोस्टुलेटों की कि उनको प्रूफ तो नहीं किया जा सका, लेकिन उनको प्रूफ करने के चक्कर में नए नए आइडियाज जनरेट होते गए। In this way, chapter concluded. Thank you.